हेलो फ्रेंड, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को महात्मा गांधी के बारे में बताऊंगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका। आज का मेरा विषय होगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के नाम से आप लोग परिचित होंगे, विश्व प्रसिद्ध है महात्मा गांधी, सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा महात्मा गांधी के बारे में जानता है। तो आज मैं उसी महात्मा गांधी के बारे में विश्लेषण करूंगा कि महात्मा गांधी क्या थे, कौन थे, कैसे कैसे उन्होंने आंदोलन अपना शुरू किया। तो सबसे पहले मैं उनके प्रारंभिक आंदोलन की शुरुआत इस वीडियो में मैं करूंगा। पहले एक नजर डाल लेते हैं महात्मा गांधी की जीवनी पर। महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए थे? तो महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पैदा हुए थे। गुजरात में पैदा हुए थे। गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर, यह एक तटीय प्रदेश है। पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर नामक स्थान पे। इनके पिता जो थे करमचंद गांधी थे। इनके पिता करमचंद गांधी थे, जो एक काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और ये क्या थे? दीवान थे। एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। माता का नाम इनके पुतलीबाई था। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई नाम था इनकी माता का। ये जो करमचंद गांधी थे, यह छोटी सी रियासत के दीवान थे और माता का नाम पुतलीबाई था। ये जो पुतलीबाई थी, यह करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। और महात्मा गांधी करमचंद के चौथी पत्नी की संतान थे। महात्मा गांधी, पुतलीबाई जो थी काफी धार्मिक थी और वह वैष्णव धर्म से प्रेरित थी। उनके ऊपर वैष्णव धर्म का प्रभाव पड़ा था और साथ ही साथ जैन धर्म का भी प्रभाव पुतलीबाई के ऊपर था। तो पुतलीबाई अपने बच्चे की देखरेख, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि महात्मा गांधी की देखरेख पूरे धार्मिक संस्कार से करती हैं और महात्मा गांधी भी धार्मिक हो जाते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को यह जन्म लेते हैं। पोरबंदर में जन्म लेते हैं महात्मा गांधी। और इनकी प्राथमिक शिक्षा जो होती है वह घर पर ही होती है। और यह हाई स्कूल की जो शिक्षा होती है, हाई स्कूल की शिक्षा महात्मा गांधी ने अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से की। अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से इन्होंने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया। अल्फ्रेड हाई स्कूल से उत्तीर्ण किया। और उसके बाद जो आगे की शिक्षा होती है, यानी कि जो आगे की शिक्षा होती है वह भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से होती है। श्यामल दास कॉलेज से होती है इनकी शिक्षा। यह गुजरात में भावनगर में स्थित है। श्यामल दास कॉलेज से होती है इनकी आगे की शिक्षा दीक्षा। श्यामल दास कॉलेज से होती है। वही महात्मा गांधी का 1883 ईस्वी में इनका विवाह कर दिया जाता है। विवाह किसके साथ किया जाता है? कस्तूरबाई मक्कनजी
मकन जी के साथ इनका 13 वर्ष की अवस्था में विवाह हो जाता है। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो जाता है, कस्तूरबाई मकन जी के साथ होता है। तो चूंकि उस समय बाल विवाह का प्रचलन था, उस समय बाल विवाह का प्रचलन होता है, तो बाल विवाह जब होता है तो बच्चों को छोटी छोटी आयु में शादी कर दी जाती थी, 10, 12, 15 साल की अवस्था में शादी कर दी जाती थी। लेकिन जो लड़कियां थीं वह अपने माता पिता के साथ ही रहती थीं। एक समय आने पर ही वह अपने पति के घर प्रस्थान करती थीं, पति के घर जाती थीं। कस्तूरबाई मकन जी का नाम चूंकि बहुत बड़ा था, इसलिए इनका नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया गया। कस्तूरबा छोटा करके कर दिया गया था। महात्मा गांधी 1883 में इनका विवाह हो जाता है और श्यामल दास काले से यह आगे की शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात महात्मा गांधी 1888 ईस्वी में यह वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। 4 अगस्त 1888 को महात्मा गांधी वकालत पढ़ने के लिए यह इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में यह वकालत पढ़ते हैं। और 1891 में महात्मा गांधी 1891 में वहां वकालत की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और जब वकालत की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वहां से बैरिस्टर की उपाधि इनको मिल जाती है। और 1891 में महात्मा गांधी भारत आ जाते हैं। भारत आने के बाद यह अपना जो वकालत होता है वह राजकोट में शुरू करते हैं। राजकोट में शुरू करते हैं यह वकालत राजकोट में शुरू करते हैं और गुजरात के अन्य जगहों पर भी वकालत थोड़ी बहुत करते हैं। लेकिन इनकी वकालत सफल नहीं होती है। तो इनके अपने भाई के आग्रह पर गुजरात का एक व्यापारी होता है जिसका नाम होता है दादा अब्दुल्ला। गुजरात का व्यापारी होता है, बहुत बड़ा व्यापारी होता है। इसका अफ्रीका में कारोबार होता है, अफ्रीका में व्यापार होता है इसका। और इसके अफ्रीका में अफ्रीकी सरकार से या उसमें अफ्रीका में अंग्रेजों का वर्चस्व था, तो अंग्रेजों से इसका काफी विवाद था। तो अपना मुकदमे की पैरवी करने के लिए यानी केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी को तैयार करते हैं। और महात्मा गांधी 1893 में महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं? अफ्रीका जाते हैं। 1893 में महात्मा गांधी अफ्रीका जाते हैं। अफ्रीका जाने के पश्चात महात्मा गांधी को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अफ्रीकी प्रवास का जो समय था महात्मा गांधी का, वह काफी मुश्किल भरा हुआ था। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि वह महात्मा गांधी के लिए असहनीय था, क्योंकि महात्मा गांधी एक दीवान परिवार से थे, संपन्न परिवार से थे, रईस परिवार से थे। महात्मा गांधी कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं किए थे, हमेशा सुख सुविधा में ही महात्मा गांधी का पालन पोषण हुआ था। लेकिन जब महात्मा गांधी अफ्रीका जाते हैं तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहाँ की परिस्थिति ऐसी होती है, वहाँ एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि महात्मा गांधी क्या सबके जितने भी भारतीय होते हैं अफ्रीका में, उनके साथ काफी भेदभाव किया जाता है। यानी कि रंग भेद की नीति होती है, अंग्रेजों की नस्ली भेदभाव की नीति होती है। पुलिस कानून जो होता है काफी दूसरे तरह का होता है, यूरोपियनों के लिए दूसरे तरह का होता है, जो इंडियन होते हैं दूसरे तरह का होता है। तो अफ्रीका में जो इंडियन होते हैं वह सबसे पहले बसना शुरू किए कब? 1860 ईस्वी में भारतीयों का एक जत्था जाता है। कहाँ? अफ्रीका जाता है। भारतीयों का एक जत्था अफ्रीका जाता है और अफ्रीका में बसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मजदूर होते हैं जिसको हम गिरमिटिया कहते हैं, गिरमिटिया यानी कि मजदूरों के साथ एग्रीमेंट होता है उनके साथ। और चूंकि ये मजदूर पढ़े लिखे नहीं होते हैं,
इसलिए इसको एग्रीमेंट कहते हैं। एग्रीमेंट इसको गिरीमेंट कहते हैं, गिरीमेंट कहते हैं। और गिरीमेंट से ही गिरमिटिया शब्द बन गया था, गिरमिटिया शब्द बन गया था। तो जो गिरमिटिया मजदूर होते हैं वह अफ्रीका जाते हैं। सबसे पहले 1860 में अफ्रीका जाते हैं और वहाँ पे जो किसान होते हैं, अफ्रीकी किसान होते हैं, गन्ने की खेती होती है, अन्य छोटे मोटे उद्योग होते हैं, उन सारे उद्योगों में वह लग जाते हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट उनका समाप्त हो जाता है तो यह जो भारतीय होते हैं, जो गिरमिटिया मजदूर होते हैं, वहीं बस जाते हैं, अफ्रीका में ही बस जाते हैं। लेकिन उनके साथ काफी वहां पर भेदभाव किया जाता रहा है। तो धीरे धीरे अफ्रीका में भारतीयों का बसना शुरू हो जाता है, भारतीयों का बसना शुरू हो जाता है। और महात्मा गांधी के समय यानी कि 1893 तक आते आते वह संख्या करीब कई हजारों में हो गई थी, भारतीयों की संख्या कई हजारों में हो गई थी। तो महात्मा गांधी जब 1893 में अफ्रीका जाते हैं तो अफ्रीका में वह कहा जाते हैं, डरबन जाते हैं। अफ्रीका में वह डरबन महात्मा गांधी जाते हैं और डरबन में रुकते हैं। डरबन से उनको कहा जाना था प्रिटोरिया जाना था। 1893 में महात्मा गांधी अफ्रीका जाते हैं और अफ्रीका में वह कहा जाते हैं, डरबन जाते हैं। डरबन, डरबन से महात्मा गांधी को कहा जाना था, प्रिटोरिया जाना था, प्रिटोरिया जाना था महात्मा गांधी को। वही दादा अब्दुल्ला के केस की सुनवाई करने के लिए प्रिटोरिया जाता था। महात्मा गांधी जब डरबन से प्रिटोरिया के लिए रवाना होते हैं तो एक स्टेशन महात्मा गांधी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट होता है। तो डरबन से प्रिटोरिया जाते समय एक स्टेशन पड़ता है, मेरिट्सबर्ग। एक स्टेशन पड़ता है मेरिट्सबर्ग। यहाँ ट्रेन की बोगी में, कंपार्टमेंट में, जिस कंपार्टमेंट में महात्मा गांधी थे उसमें अंग्रेज बैठे हुए थे। अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगता है, अंग्रेजों को किसी भारतीय का प्रथम श्रेणी में सफर करना अच्छा नहीं लगता है। महात्मा गांधी को वह अनाप शनाप बोलने लगते हैं और महात्मा गांधी इसका विरोध करते हैं। वह अपना टिकट दिखाते हैं कि मेरे पास भी प्रथम श्रेणी का टिकट है और मेरा अधिकार है कि मैं इस ट्रेन में यात्रा करूं, प्रथम श्रेणी में यात्रा करूं। लेकिन जो अंग्रेज अधिकारी एक होता है वो उनसे काफी बहस हो जाती है और अपने एक कांस्टेबल के माध्यम से महात्मा गांधी को मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर वह धक्का देकर नीचे उतार देता है, उनकी सामान सहित धक्का देकर नीचे उतार देता है। महात्मा गांधी स्टेशन पर रात अपनी जो होती है वह स्टेशन पर बिताते हैं। वहां स्टेशन मास्टर से बात करते हैं, लेकिन उनको न तो कोई स्टेशन पर कमरा दिया गया, न तो होटलों में कमरा दिया गया। ठंड में ठिठुरते हुए महात्मा गांधी स्टेशन पर ही रात बिताते हैं। सुबह जब दूसरी ट्रेन आती है तो उसमें प्रथम श्रेणी में ही महात्मा गांधी यात्रा करते हैं। यात्रा करके वह प्रिटोरिया पहुंचते हैं। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने देखा कि वहां पर कितना भेदभाव हो रहा है। यह महात्मा गांधी के लिए असहनीय था, क्योंकि महात्मा गांधी ने इस प्रकार के भेदभाव का कभी सामना नहीं किया था। वो सोचने लगे कि जितने भारतीय रह रहे हैं वह भारतीय कैसे रहते हैं यहाँ पे, वह भारतीय कैसे यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी वहां को भारतीयों को संगठित करते हैं और 1894 में वह नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं 1894 ईस्वी में। इसका उद्देश्य होता है कि अंग्रेजों की जो रंग भेद की नीति है, जो नस्ली भेदभाव की नीति है और जो पुलिस कानून है, उस सारे पुलिस कानून का विरोध किया जाए। इस सारे पुलिस कानून का विरोध किया जाए। महात्मा गांधी नटाल इंडियन कांग्रेस के माध्यम से एक संगठन बनाते हैं और इस संगठन में जितने भी छोटे वर्कर होते हैं, मजदूर होते हैं, जो गिरमिटिया मजदूर होते हैं उनको जोड़ते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको जोड़ते हैं, जो बड़े व्यापारी होते हैं उनको जोड़ते हैं, यानी कि सबको जोड़ते हैं और अंग्रेजों का विरोध करते हैं। यानी कि 1894 से महात्मा गांधी का अहिंसक विरोध शुरू हो जाता है। महात्मा गांधी का अहिंसक प्रतिरोध शुरू हो जाता है। महात्मा गांधी का अफ्रीका में शुरू हो जाता है। क्योंकि महात्मा गांधी का जो आंदोलन, जो ये कॉन्ट्रैक्ट था, जो मुकदमा लड़ने का, वह केवल 1 वर्ष का था। 1 वर्ष का ही कॉन्ट्रैक्ट उनका होता है, अनुबंध होता है। तो 1894 में जब महात्मा गांधी का अनुबंध समाप्त हो जाता है, तो
विदाई समारोह होती है, वहां के जितने व्यापारी होते हैं, जितने लोग होते हैं, वो महात्मा गांधी को देखते हैं कि यह जो युवा है वो काफी लड़ाकू है, काफी बुद्धिमान है, काफी तेज तर्रार है। यही हमारे लिए, हमारा नेतृत्व यही कर सकता है, हमारे लिए संघर्ष यही कर सकता है। तो चूंकि महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, वकील थे, और उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस के माध्यम से वह अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकालना शुरू किया। इंडियन इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकालना शुरू किया, और इसमें जितने भी अंग्रेजों की जो कारनामे थे उनको पब्लिश करना शुरू कर दिया। और इस पत्रिका के माध्यम से वह ब्रिटिश सरकार को भी बताना चाहते थे कि अफ्रीका में कितना भेदभाव हो रहा है, कितना भेदभाव हो रहा है भारतीयों के साथ है। यह कई बार चिट्ठी भी लिखते हैं, ब्रिटिश अधिकारियों को लिखते हैं, संसद को लिखते हैं, लेकिन इनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। तो 1894 में जब इनका विदाई समारोह हो रहा था, और विदाई समारोह जब हो रहा था, तभी एक व्यक्ति ने इनके हाथों में एक समाचार पत्र पकड़ा दिया, जिसका नाम था नटाल क्यूरी न्यूज। नटाल क्यूरी न्यूज, नटाल क्यूरी न्यूज, नटाल क्यूरी न्यूज इनके हाथों में थमा देता है। महात्मा गांधी उसको पढ़ने लगते हैं। उस विदाई समारोह में महात्मा गांधी देखते हैं कि इसमें भारतीयों को मतदान के अधिकार से वंचित करने वाला एक विधेयक नटाल विधायिका में पारित हो रहा है। नटाल विधायिका में भारतीयों को मतदान के अधिकार से वंचित करने वाला एक विधेयक पारित हो रहा है। महात्मा गांधी वहां कहते हैं, अपने मेजबानों से कहते हैं, अरे यह हमारे ताबूत की पहली कील है, यह हमारे ताबूत की पहली कील है। और महात्मा गांधी लोगों से आग्रह करते हैं इसके लिए, लेकिन लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। वहां के जो छोटे व्यापारी थे, जो मजदूर थे, इसके लिए तैयार नहीं थे। वो महात्मा गांधी से आग्रह करते हैं, विनय करते हैं, और महात्मा गांधी से संघर्ष के लिए अपील करते हैं। महात्मा गांधी से प्रार्थना वहां के लोग करते हैं, और महात्मा गांधी विवश होकर वहां पर रुक जाते हैं। अनुबंध समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी वहां पर रुक जाते हैं और इन भारतीयों के लिए अफ्रीका में संघर्ष करने लगते हैं। वहीं 1899 में अफ्रीका में बोअर का युद्ध होता है। बोअर का युद्ध होता है। इस बोअर के युद्ध में महात्मा गांधी अपने 1100 स्वयंसेवकों को लेकर एम्बुलेंस कोर की स्थापना करते हैं। एम्बुलेंस कोर की स्थापना करते हैं। एम्बुलेंस कोर की स्थापना करने के पीछे महात्मा गांधी का यह उद्देश्य था कि वह ब्रिटिश सरकार को बताना चाहते थे कि भारतीय कितनी दयालु हैं, भारतीय कितनी दयालुता से लोगों की सेवा करते हैं, कितनी सहानुभूति है भारतीयों के अंदर। और वह अंग्रेजों को ये जताना चाहते थे कि भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ता है। उसके पश्चात महात्मा गांधी 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? फिनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं। फिनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं महात्मा गांधी। यह जो फिनिक्स फार्म की स्थापना जो होती है, यह 80 एकड़ जमीन में होती है, और इसके लिए पहले 20 एकड़ जमीन खरीदी गई थी, फिर उसके पश्चात 60 एकड़ और जमीन खरीदी गई। कुल 80 एकड़ के एरिया में फिनिक्स फार्म की स्थापना होती है। 80 एकड़ के एरिया में फिनिक्स फार्म की स्थापना होती है। इस फिनिक्स फार्म की स्थापना करने के पीछे क्या उद्देश्य था कि दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय हैं उनके पक्ष में समर्थन तैयार करना, अंग्रेजों से या अंग्रेजी सरकार से भारतीयों के लिए अधिकार मांगना, रंग भेद को समाप्त करना, नस्ली जाति भेदभाव को समाप्त करना, और जो पुलिस कानून बने हैं उनको समाप्त करना। क्योंकि उसमें अफ्रीका में ऐसी स्थिति थी कि जो अंग्रेज थे उनके लिए अलग व्यवस्थाएं होती थी और भारतीयों के लिए अलग व्यवस्थाएं होती थी। भारतीय सुबह के समय फुटपाथ पर टहल नहीं सकते थे। उनके लिए एक विशेष एरिया बना दी गई थी, और वह विशेष एरिया में रहते थे। अंग्रेजों की बस्तियां में उनका आना वर्जित होता था। तो इस तरह से 1904 में महात्मा गांधी फिनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं।
80 एकड़ की जमीन में। फिनिक्स फार्म का उद्देश्य होता है कि जितने भी गिरमिटिया मजदूर होते हैं, जितने भी वहां पे मजदूर वर्ग होता है, निम्न वर्ग होता है, जो असहाय वर्ग होता है, उनकी सेवा करना, फिनिक्स फार्म में उनकी सेवा करना, उनके बच्चों को पढ़ाना। और महात्मा गांधी इसके लिए खुद तैयार होते हैं। वहाँ के जो गिरमिटिया मजदूर होते हैं उनके परिवार को रखते हैं, उनके बच्चों को वहाँ रखते हैं और खुद पढ़ाई लिखाई का जिम्मा स्वयं उठाते हैं। और महात्मा गांधी लोगों को अंग्रेजी भी पढ़ाना शुरू करते हैं। तो इसका उद्देश्य होता है फिनिक्स फार्म का कि जो भी यहाँ भारतीय हैं, जो भी प्रताड़ित किए गए हैं अंग्रेजों के द्वारा, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है, जिनको अपने व्यापार से निकाल दिया गया है, उनकी उनको यहाँ पर रहकर सेवा करना, उनको देख रेख करना, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना वगैरह वगैरह, ये सारे कार्य फिनिक्स फार्म के माध्यम से महात्मा गांधी ने करना शुरू कर दिया था। उसके पश्चात 1906 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक और कानून बनाया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक और कानून बनाया जा रहा था, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1906 में। और इसका एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का यह उद्देश्य था कि जितने भी भारतीय रह रहे थे उनको एक अंगूठे की छाप देनी थी, अपने पंजों की छाप देनी होती थी थानों में, और उनको थानों पर हाजिरी लगानी होती थी। ब्रिटिश कार्यालय में हाजिरी लगानी होती थी, पुलिस थानों में हाजिरी लगानी होती थी। उनको एक पहचान पत्र दिया गया था जो हमेशा वो जेब में लेकर वह चल सकते थे, चलना था, उनको चलना अनिवार्य कर दिया गया था। तो इसी स्थिति में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया जाता है और वहां पे जितने भी भारतीय होते हैं उनको अपने अंगूठे की पंजों की छाप देनी होती थी, यानी कि अपराधी की तरह से व्यवहार किया जाता है कि रोज उनको थाने में हाजिरी लगानी होती थी। तो इसके विरुद्ध जोहान्सबर्ग में, इसके विरुद्ध जो होता है वह जोहान्सबर्ग में एक व्यापक जन आंदोलन होता है। जोहान्सबर्ग में 1907 में जोहान्सबर्ग में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाता है और यहीं से अफ्रीकामी सत्याग्रह का जन्म होता है। जोहान्सबर्ग में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध जन्म होता है और इस कानून का विरोध किया जाता है। इस कानून का विरोध किया जाता है और इस कानून का विरोध करने के लिए इसमें जितने भी व्यापारी वर्ग होता है वह समाहित होते हैं, गिरमिटिया मजदूर होते हैं वह समाहित होते हैं। तो इस तरह से इसमें जोहान्सबर्ग में जो विशाल जनसभा होता है उस जनसभा में सारा वर्ग, अफ्रीका में जितने भी भारतीय रह रहे थे सारा वर्ग उस जोहान्सबर्ग में सम्मिलित होता है, जोहान्सबर्ग में धरने में सम्मिलित होता है। तो इस कानून का विरोध करने के लिए एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध करने के लिए अनेक जो भारतीय होते हैं वह नटाल से कहाँ चले जाते हैं, ट्रांसवाल चले जाते हैं। नटाल से ट्रांसवाल चले जाते हैं और यहाँ ट्रांसवाल जाकर वह विरोध करते हैं। यहाँ पर जो खोमचे लगाने वाले होते हैं वह ट्रांसवाल में जाकर खोमचा लगाना शुरू करते हैं और इस तरह से आंदोलन शुरू होता है। 1908 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको जेल भेज दिया जाता है। 1908 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और इसी तरह से 1909 में फिर वार्ता होती है अंग्रेज अधिकारियों की और महात्मा गांधी की वार्ता होती है, लेकिन इस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकलता है। फलस्वरूप महात्मा गांधी को फिर कुछ महीनों के बाद छोड़ दिया जाता है, जेल से छोड़ दिया जाता है। महात्मा गांधी जब जेल से बाहर आते हैं तो 1910 में महात्मा गांधी टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं 1910 में, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं। यह जोहान्सबर्ग से 21 मील दूर होता है। जोहान्सबर्ग से 21 मील दूर होता है, 21 मील दूर होता है यह टॉलस्टॉय फार्म जो दूर होता है। और इस टॉलस्टॉय फार्म को उनके मित्र कालिन बाख ने दान में दिया था। महात्मा गांधी के एक मित्र थे, हरमन कालिन बाख। महात्मा गांधी के एक मित्र थे, हरमन कालिन बाख थे और यह टॉलस्टॉय फार्म को दान कर देते हैं, महात्मा गांधी को सौंप देते हैं टॉलस्टॉय को।
और टॉलस्टॉय की स्थापना करने में जो खर्च आया था, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करने का जो खर्च आया था, उसमें भारतीयों का भी सहयोग था। जैसे कि रतन टाटा ने 25,000 रुपए दिए थे, कांग्रेस ने भी सहयोग किया था, मुस्लिम लीग ने भी सहयोग किया था, और निजाम हैदराबाद ने भी इसमें सहयोग किया था। निजाम हैदराबाद का जो निजाम था, हैदराबाद का जो निजाम था, यह भी इस टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करने में यह भी सहयोग दिया था। तो इस तरह से टॉलस्टॉय 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की जाती है, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की जाती है। और इसमें वही लोग होते हैं जो मजदूर होते हैं, उनकी जो औरतें होती हैं, औरतें होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, और इसमें रहकर उनका पालन पोषण करने का कार्य सौंपा गया था। यहाँ के जो टॉलस्टॉय फार्म के जो संस्थापक थे, इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म, महात्मा गांधी जब टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किए थे, उनका यही उद्देश्य था कि जितने भी मजदूर हैं, उनकी जो औरतें हैं, उनके बच्चे हैं, उनका सब पालन पोषण किया जाएगा। तो इस तरह से 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना होती है। महात्मा गांधी भी टॉलस्टॉय फार्म में रहने लगते हैं, और जितने भी इसमें टॉलस्टॉय फार्म में काम करने वाले लोग होते हैं, सबको अलग अलग कार्य सौंपा गया। किसी को सफाई का कार्य सौंपा गया, किसी को खाना बनाने का कार्य सौंपा गया। इसी तरह से विभिन्न कार्य लोगों को सौंपे गए। फिर वहां की सरकार ने 1913 में एक और कानून पारित करने जा रही थी, एक और कानून पारित किया, विवाह पंजीकरण अधिनियम। विवाह पंजीकरण अधिनियम पारित करने जा रही थी ब्रिटिश सरकार। विवाह पंजीकरण अधिनियम पारित करने जा रही थी। इसके तहत यह प्रावधान था कि जो ईसाई रीति से विवाह नहीं किए गए थे, वो सारी शादियां अवैध हो गई थीं, और उनसे पैदा किए गए बच्चे भी अवैध घोषित कर दिए गए थे। इस विवाह अधिनियम के अंतर्गत जितने भी भारतीय थे, व्यापारी थे, खोमचे लगाने वाले थे, गिरमिटिया मजदूर थे, सबके विवाह जो थे वह अवैध हो गए, उनके बच्चे भी अवैध हो गए। और इसमें इस कानून का भी वहां भारतीयों के द्वारा विरोध शुरू हो गया। और सबसे खास बात रही कि इसका विरोध करने के लिए महिलाएं भी इस आंदोलन में कूद गईं। महिलाएं भी इस आंदोलन में कूद गईं, और महिलाओं में सबसे पहले थी कस्तूरबा बाई। महिलाएं भी कूद गईं। कस्तूरबा गांधी जो थी, वह 16 सत्याग्रहियों के साथ नटाल से ट्रांसवाल चली आए। नटाल से कहां चले आए? नटाल से ट्रांसवाल आ गए। और ट्रांसवाल में एक कस्बा था न्यू कैसल के पास सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और इस न्यू कैसल में जितने भी खदान में काम करने वाले मजदूर होते हैं, सब शामिल हो जाते हैं, और सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जितना भी यहाँ पे भीड़ होती है, उस भीड़ को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है। और जैसे ही महात्मा गांधी को यह बात पता चलती है कि जितनी भी महिलाएं हैं, खदान मजदूर हैं, गिरमिटिया मजदूर हैं, ये सारे इस कानून का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी भी कहां पहुंच जाते हैं? महात्मा गांधी भी न्यू कैसल पहुंच जाते हैं। और जब न्यू कैसल पहुंच जाते हैं, तो महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और बेड़ियां पहना दी जाती हैं। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जेल में बंद थे, तो इनके साथ कैदियों जैसा व्यवहार किया जाता था। इनके हाथों में, पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती थी। मुकदमे की जब सुनवाई होती थी, तो बेड़ियों सहित महात्मा गांधी को लाया जाता था। और इनके जो कमरे होते थे, उस कमरे में एक भी बिस्तर नहीं था, जमीन ही इनका बिस्तर होता था। इनसे भी पत्थर तोड़ने का काम करवाया गया। इनसे भी, महात्मा गांधी से भी मजदूरों जैसा कार्य उस जेल में करवाया गया। महात्मा गांधी ने बहुत बारीकी से अंग्रेजों की कमियों का अध्ययन किया, वहां की सरकार का अध्ययन किया, और इसलिए वह महात्मा गांधी यह आंदोलन तैयार की, सत्याग्रह आंदोलन, अहिंसक प्रतिरोध करना शुरू कर दिए थे। जब 1913 में जब महात्मा गांधी जेल में बंद थे, महात्मा गांधी कहां थे? जेल में बंद थे। तो उस समय जेल में बंद थे, उस समय
राष्ट्रमंडल के एक सदस्य थे लॉर्ड हार्डिंग, और यहाँ के गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी, CF एंड्रूज, इन सब की वार्ता होती है। इन सब की वार्ता होती है। जब वार्ता होती है तो उस वार्ता में दक्षिणी अफ्रीकी की सरकार जो होती है वह कुछ भारतीयों की मुख्य मांगे होती हैं, मान लेती हैं। मुख्य मांगे मान लेती हैं। मान ली गई मुख्य मांगे, मान ली गई। 1913 में मुख्य मांगे मान ली गई, और मुख्य मांगे का उनकी जो थी सब महात्मा गांधी की तरफ से अंग्रेज सरकार, दक्षिण अफ्रीका की सरकार मान लेती है। और साथ ही साथ यह भी आश्वासन दिया जाता है कि जितने भी यहाँ पर कार्य करने वाले लोग हैं, जितने भी छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, सबकी समस्याओं का समाधान करने में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। देखिए, पहली बात थी जो पंजीकरण कानून था, यानी कि जो 1907 में, जो 1906 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट बना था, इसको समाप्त कर दिया गया। अब लोगों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं रह गया था। इसके साथ ही साथ जो 3 पाउंड का कर लगाया जाता था वहां भारतीयों पर, चाहे उनकी कमाई हो न हो, चाहे वह गिरमिटिया मजदूर हो, चाहे वह खोमचे लगाने वाले हों, चाहे रेहड़ी बेचने वाले हों, कोई भी व्यक्ति हो, सबके ऊपर 3 पाउंड का कर लगाए जाते हैं। 3 पाउंड का कर लगाया जाता था। भले ही वह एक हफ्ते में 20 शिलिंग कमा पाते हों, लेकिन उनको 3 पाउंड कर दिया जाता था। जो लोग नहीं देते थे उनके व्यापार को समाप्त कर दिया जाता था, या अनेक प्रकार की यातनाएं उनको दी जाती थी। तो जो 3 पाउंड का कर था, 3 पाउंड का कर लोगों के द्वारा दिया जाता था, यह भी समाप्त कर दिया गया। 3 पाउंड का कर भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ यह कहा गया कि जो भारतीय रीति रिवाज से, यानी कि जो भारतीय रीति रिवाज से शादी हो रही है, भारतीय रीति रिवाज से शादियां जो हो रही हैं वो वैध होंगी। शादियां जो हो रही हैं वो वैध होंगी, यानी कि विवाह अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। विवाह अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था, वैध होंगी। जो चूंकि 1913 में जो विवाह अधिनियम बनाया गया था उसमें ईसाई पद्धति से शादी ही कानूनी रूप से वैध माना गया था। तो इस कानून को भी वहां की सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। साथ ही साथ भारतीय प्रवासियों की समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया जाता है, यानी कि समस्याएं जो होती हैं उन पर विचार करने का, समस्याओं पर विचार करने का सहानुभूति पूर्वक, यानी कि उदारता दिखाई जाती है, उदारता दिखाई जाएगी। तो इस तरह से वहां की अफ्रीकी सरकार ने आश्वासन दिए। तो महात्मा गांधी 1893 में जाते हैं और 1913 तक महात्मा गांधी को संघर्ष ही करना पड़ता है। 1913 तक महात्मा गांधी को जो संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष के परिणाम स्वरूप काफी दौर की वार्ता होती है। महात्मा गांधी आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह आंदोलन करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं, ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखते हैं, ब्रिटिश संसद को पत्र लिखते हैं, अधिकारियों से कई दौर की वार्ता करते हैं। वार्ता करने के पश्चात जब पूरा जनमानस अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता है तो अंग्रेजों के द्वारा ये बातें, महात्मा गांधी जी की शर्तें मान ली जाती हैं। वहां का जो कानून होता है, जो इलीगल कानून होता है, वह समाप्त कर दिया जाता है। इस तरह से महात्मा गांधी यह देखते हैं कि शांत पूर्व अवज्ञा से शत्रु को आंदोलन कर मांगों को मनवाने पर मजबूर किया जा सकता है। इस तरह से महात्मा गांधी वहां पे आंदोलन करते हैं, अब दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करते हैं, वहां के भारतीय समस्याओं को दूर करते हैं। भारतीयों को भी मताधिकार मिल जाता है, भारतीयों को मताधिकार मिल जाता है और वह भी अब शांतिपूर्वक रहने लगते हैं। तो जितने भी अफ्रीकी में जितने भी भारतीय थे, सबकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। महात्मा गांधी फिर वहां से क्या करते हैं, जनवरी 1915 में वह भारत आ जाते हैं।
भारत आ जाते हैं। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत आ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, यह रहा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या किया। अब जब 1915 में महात्मा गांधी भारत आ जाते हैं तो यहां से भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की जबरदस्त एंट्री होती है, जिसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यह वीडियो मेरा अच्छा लगे आप लोगों को तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।